बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एफएम का तीसरा लेक्चर होगा। इसमें हम कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को और इसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई एमसीक्यू गलत होना चाहिए आइंदा के लिए, अगर हम ये चैप्टर भी इन डेप्थ स्टडी कर लेंगे तो। ठीक है जी। जैसा कि हमने फाइनेंस को बोला था कि इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए इसका रोल बहुत अहम होता है। Because it is interlinked with all activities performed by business concern। जो भी बिज़नेस ने परचेज़ेज़ करनी हो, सेल्स करनी हो, फाइनेंस के बगैर नहीं काम चलता। इन ह्यूमन बॉडी इफ ब्लड सर्कुलेशन इज़ नॉट प्रॉपरली, तो आप समझ सकते हैं कि फिर इंसान भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ऐसे ही अगर आपके बिज़नेस में पैसा नहीं हो, तो आपका बिज़नेस भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। सिमिलरली फाइनेंस इज़ नॉट बीइंग अरेंज्ड, अगर आप प्रॉपर्ली अरेंज नहीं करेंगे, द बिज़नेस सिस्टम विल स्टॉप। आपने जिसकी पेमेंट करनी है, आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे, वो आपको दोबारा से सप्लाई नहीं देगा, आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। Arrangement of the required fund to each department of business concern is a highly complex one and it needs careful decision making करनी है। Quantum of finance may be dependent on the nature and situation of the business, but requirement of finance may be broadly classified into two parts। कह रहा है कि आपको जो कारोबार में रिक्वायरमेंट होगी, या तो आपकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होगी पैसे की, या फिर आपकी शॉर्ट टर्म होगी। लॉन्ग टर्म में आपको मोर देन 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए होगा, ठीक है? इसको फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं, और जो शॉर्ट टर्म है उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। Financial requirement of the business different from firm to firm, and the nature of the requirement on the basis of term period of financial requirement। It may be long term, short term आपकी requirements हो सकती हैं। Long term financial requirements means the finance need to acquire land and building। आपने कोई fixed asset लेने हैं, आपको land चाहिए, building चाहिए business के लिए, या आपने प्लांट एंड मशीनरी और कोई फिक्स्ड अदर इक्विपमेंट्स को परचेज़ करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म पैसा लंबे अरसे तक के लिए चाहिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है। फिक्स कैपिटल इज़ द कैपिटल व्हिच इज़ यूज्ड टू परचेज़ द फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी, जो मैंने आपको कहा है, ठीक है? और इस वजह से इन तमाम एसेट्स के ऊपर जो खर्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। आगे हम जाके डिटेल देखेंगे। जबकि शॉर्ट टर्म अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल एक्सपेंडिचर, फर्म शुड नीड सर्टेन एक्सपेंडिचर लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। जो चीज़ बना रहे हैं उसने वो चीज़ें परचेज़ करनी है। पेमेंट ऑफ वेजेस, मज़दूरी देनी है। डे टू डे कई अखराजात पे करने हैं। दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ टू बी मेट विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ठीक है? और ऐसा खर्चा आपको चाहिए जो आपकी डेली बेसिस पे नीड्स को पूरा कर सके। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को हम जो पेपर में आता है उसको हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको पता है इसकी एक इक्वेशन थी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। पेपर में ये हर 3 में से 1 पेपर में इसका एमसीक्यू आया होता है। वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद है, इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ होता है। फिर आता है ये सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि आपको पैसा चाहिए, आप कहाँ-कहाँ से ले सकते हो, ठीक है? सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स द वेज़ फॉर मोबिलाइज़िंग वेरियस टर्म ऑफ फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न। ठीक है, आप इसको छोड़ दें, यहाँ से हम देख लेते हैं। सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस मे बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंट हेड। सबसे पहला बेस्ड ऑन पीरियड, आपको क्या 1 साल के लिए चाहिए, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चाहिए। तो अगर आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चाहिए होगा तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज़, ठीक है? तो इसमें आपके पास कौन-कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आ जाते हैं, जो आपने कोई बड़े-बड़े इखराजात करने होते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कोई लैंड खरीदनी है, बिल्डिंग वगैरह खरीदनी है, तो उसके लिए आपको इक्विटी आप शेयर जारी कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ये वाली चीज़ें लॉन्ग टर्म बेस्ड हैं। आप शेयर जारी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन स्टॉक कॉमन शेयर जारी कर सकते हैं, प्रेफर्ड शेयर जारी कर सकते हैं, डिबेंचर्स हमने पढ़ा था कि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन आप लंबे अरसे के लिए लोन ले सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट ले सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जो बैंक्स लेते हैं। अगर आपकी ज़रूरत जो है पैसे की वो शॉर्ट टर्म के लिए है, 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, मतलब कि 1 साल से कम अरसे के लिए, तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस अपने डे टू डे अखराजात को पूरा करने के लिए, जो हमने ऊपर पढ़ा है वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होगा, उसमें आपके पास बैंक क्रेडिट आ जाता है।
बैंक क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि आप बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक क्रेडिट में हम थोड़ा फ़र्क देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आया है, तो देखते हैं जी बैंक क्रेडिट क्या होता है? एक ब्रॉड टर्म है फॉर एनी लोन या कोई भी आप बैंक से जो भी लोन लेते हैं उसके लिए जो है एक आपकी टर्म यूज़ की जाती है। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के लिए ये मेन चीज़ है। यूजुअली लॉन्ग टर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप लेते हैं। इंटरेस्ट जो है वो आपके मुकम्मल अमाउंट के ऊपर चार्ज की जाती है, ठीक है? ये आपके ओवरड्राफ्ट जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप है बैंक के लोन की, जिसमें बैंक जो अलाउ करता है ये नॉर्मली तौर पे याद रखिएगा करंट अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ये अकाउंट होल्डर को अलाउ करता है टू ड्रा मोर देन देयर बैलेंस। अब बाज़ दफ़ा कंपनीज़ का बैलेंस सैलरी वाले दिनों में इतना नहीं होता, तो बैंक उनको अलाउ कर देता है कि भई आप के अगर चेक आएँगे 2 मिलियन तक, 3 मिलियन तक तो हम पे कर देंगे। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होती है जितनी आपने एक्चुअल अमाउंट यूज़ की होती है, ठीक है? तो मेन डिफरेंस आपने याद रख लेना है। फिर यहाँ पे आता है एक और लफ़्ज़ है लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है? लाइन ऑफ क्रेडिट को भी आपके साथ देख लेते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में जनाब आता है कि ये पहले से आपने एक लिमिट अप्रूव कराई होती है बैंक से दैट यू कैन बोरो फ्रॉम एनी टाइम जो खुद भी आप ले सकते हैं। यू कैन विथड्रॉ, रीपे और रीयूज़ द लिमिट। इंटरेस्ट इज़ चार्ज्ड ओनली एक्चुअल जो अमाउंट यूज़ करेंगे, ओनली फॉर बिज़नेस या पर्सनल लिक्विडिटी पर्पज़ के लिए। जैसा कि बैंक आपको 5 लाख देता है, आप 2 लाख इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ़ आपको 2 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये कुछ नेचर है आपके सामने। ये ब्रॉड टर्म है बैंक क्रेडिट की और ये उसकी टाइप है, ये रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है, ठीक है? तो इसको आप थोड़ा देख सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपके पास है कस्टमर एडवांस। आपको बाज़ दफ़ा आप कस्टमर आपसे कोई ऑर्डर देता है, आप कहते हो भई एडवांस पेमेंट मुझे दे दो, कुछ टोकन दे दो, तो वो आपकी जो एडवांस पेमेंट है वो भी आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आ जाएगी। फिर आपके पास लफ़्ज़ आ जाता है ट्रेड क्रेडिट का। ट्रेड क्रेडिट के बारे में हम देख लेते हैं। अ, ट्रेड क्रेडिट ये भी शॉर्ट टर्म है क्रेडिट गिवन बाय सेलर टू बायर, ठीक है? अलाउ द बायर टू परचेज़ गुड्स नाउ और पे लेटर कि जिससे आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हो, वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप हमसे ये परचेज़ कर लो, हमें बाद में पैसे दे देना। ठीक है? बाय नाउ पे लेटर विदाउट बैंक इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये ट्रेड क्रेडिट है, ये सप्लायर अपने बायर्स को देते हैं, जिससे आप माल खरीदते हो। फिर फैक्टरिंग होता है, फैक्टरिंग स्टूडेंट्स होता है कि जो आपके अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, जिनसे आपने पैसा लेना होता है, जिनको आपने उधार पे चीज़ें बेची होती हैं। आप उनको डिस्काउंट करवा लो। ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है इन व्हिच बिज़नेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल टू थर्ड पार्टी। उसको क्या कहा जाता है? थर्ड पार्टी को फैक्टर कहा जाता है। नॉर्मली कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह होता है एट डिस्काउंट टू गेट इमीडिएट कैश। जैसा कि आपने कोई 1 करोड़ रुपया आपने लोगों से लेना है, उधार पे चीज़ें बेची हुई थी, अब आपको कैश का मसला बन गया। आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ राब्ता करते हैं कि जी मुझे पैसे चाहिए, मैंने इन लोगों से 1 करोड़ रुपया लेना है। तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके जो रिसीवेबल हैं वो खुद ले लेगा और आपको वक़्ती तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 20% हो, जो भी हो, आपको 80 लाख, 90 लाख दे देगा, बाकी वो खुद देख लेगा। ठीक है? ये क्रेडिट सेल्स को फ़ौरन कैश में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टरिंग का लफ़्ज़ आता है और पेपर में आता है कि फैक्टर कौन होता है? ये वो इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको डिस्काउंट करके चीज़ें दे देता है। ठीक है? ये चीज़ें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा मेन चीज़ें और बता देता। अब पब्लिक डिपॉज़िट्स बाज़ दफ़ा आ जाते हैं, पब्लिक डिपॉज़िट ये बैंकों की बात आ रही है कि आप और मैं जब अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, तो बैंक उसको भी यूज़ कर लेता है। Fund raised by company directly from general public in form of deposit for fixed period एक इंटरेस्ट रेट पे है, ठीक है? तो कंपनी जो है वो बारो करती है लोगों से डायरेक्ट, ठीक है? और फिर आ जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपके पास आ जाते हैं जिसको नियर मार्केट भी कहा है हमने। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपके पास आते हैं, ये टी बिल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, आप उसके थ्रू भी लोन ले सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म अ, टूल्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिसकी ये मुद्दत जो है 1 साल से कम हो, तो वो आपके तमाम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहलाएँगे। जिसमें टी बिल्स आता है, तो ये पेपर के हवाले से आपने याद रखना है कि टी बिल गवर्नमेंट इश्यू करती है।
ये नॉर्मली यूएस की गवर्नमेंट इश्यू करती है, ये डिस्काउंट पे बेचे जाते हैं और वापसी फुल वैल्यू पे आते हैं। फिर हमने कमर्शियल पेपर भी देखा था कि जितनी वेल रिप्यूटेड अच्छी कंपनीज़ होती हैं, वो कमर्शियल पेपर जारी करती हैं। ये सिक्योर्ड नहीं होते, ये कंपनी की अपनी एक होती है, गुडविल के ऊपर होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट होता है, ये बैंक जारी करता है आपको। फिर बैंकर्स एक्सेप्टेंस होती है, कॉल मनी नोटिस पे आप शॉर्ट टर्म होती है एक पर रीपर्चेज़ एग्रीमेंट रेपो short term borrowing using securities as a collateral, sell now, buy back later ठीक है, ये रेपो रेपो याद रखिएगा रीपर्चेज़ एग्रीमेंट है। रीपर्चेज़ एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ पड़ी हुई है, घर का फर्नीचर है, आपका प्लॉट है, आप लोगों को बेच देते हो, आपने आज बेचा उसको 10 लाख रुपए का। आप उनसे साथ ही ये एग्रीमेंट कर लेते हो कि यार मैं आपसे ना ये 1 साल के बाद मैं आपसे ये 11 लाख का वापस खरीद लूँगा। ये रीपर्चेज़ एग्रीमेंट होता है। या आपसे मैं 1 महीने बाद आपसे मैं 11 लाख का ले लूँगा। आप शुरू में ही पहले तय कर लेते हो कि भई मैं अभी आपको बेच रहा हूँ लेकिन मैं आपसे बाद में ही मैं खुद ही खरीद लूँगा। ठीक है, आपको मैं इतना प्रॉफ़िट दे दूँगा। तो ये रीपर्चेज़ एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इस्लाम में तो इसकी अलाउ नहीं है लेकिन होता है ये कारोबार में। अच्छा, ये बात आती है बेस्ड ऑन ओनरशिप आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ओनरशिप की बेस पे क्या टाइप्स हैं, पीरियड के हिसाब से क्या टाइप्स हैं, आपने सिर्फ़ कांसेप्ट देखने हैं, ठीक है? ओनरशिप की बेस पे अगर हम देखें तो आपके शेयर्स वग़ैरह जो हैं, आपके प्रेफर्ड शेयर रिट और कॉमन शेयर में आप कारोबार के मालिक बन जाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग हमने पहले ही बता दिया था कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफ़िट होता है, कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 10 लाख रुपया मुनाफ़ा हुआ है, आपने 5 लाख रुपया जो है वो लोगों में डिविडेंड तक़सीम कर दिया, तो बाकी का जो 5 लाख रह जाएगा वो क्या कहलाएगा आपकी रिटेन्ड अर्निंग कहलाएगी। ठीक है, प्रॉफ़िट सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज़ इन द बिज़नेस कि ऐसा प्रॉफ़िट जो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, आप सेव रख लेते हो कि कल को हम कारोबार में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक 10 लाख प्रॉफ़िट हुआ है, चाल चाल बल्कि 1 लाख प्रॉफ़िट है, 40,000 उसने डिविडेंड दिया, बाकी 60,000 अपने पास रख लिया है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, ये सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। पेपर में आता है कि सबसे चीप सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग कौन-सा है, तो आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है, ये सबसे चीप है। क्योंकि ये आपका अपना प्रॉफ़िट होता है, आपने इसके ऊपर कोई सूद नहीं देना होता। ये आपका इंटरनल फाइनेंसिंग है, पेपर में ये भी आ जाता है। कि इनमें से कौन-सा जो है इंटरनल फाइनेंसिंग है, तो आपने याद रखना है कि रिटेन्ड अर्निंग जो है ये आपका एक इंटरनल फाइनेंसिंग है। कोई इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना, ये ओनर इक्विटी आपकी इंक्रीज़ करता है, ठीक है? और बिज़नेस आप इसको पैसे को इस्तेमाल करके अपना कारोबार एक्सपेंड कर सकते हैं, आप असासे खरीद सकते हैं, अपने डेट्स वगैरह पे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही ईज़ी है और पेपर के हवाले से आता भी है, चाहे आपका इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, ये आपने टर्म लिख लेनी है। फिर आपके पास सरप्लस या प्रॉफ़िट होता है, ये वही बात आ गई। फिर आप कोई बोरो करते हैं, उधार पे खरीदते हैं, तो डिबेंचर, बॉन्ड्स को हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, पब्लिक डिपॉज़िट भी हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब इसने बेस्ड ऑन सोर्स है या बेस्ड ऑन कुछ-कुछ है, आप इसको छोड़ दें, ठीक है। तो अब सिक्योरिटी फाइनेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। इफ द फाइनेंस इज मोबिलाइज्ड थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आप सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा लें, चाहे बॉन्ड्स जारी करें, चाहे डिवेंचर या चाहे शेयर्स, तो वो क्या कहलाता है, वो सिक्योरिटी फाइनेंस कहलाता है। इसको आप कारपोरेट सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस प्लेज अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं जी, ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ हैं। सिक्योरिटी फाइनेंस आपकी दोनों शेयर्स और डिबेंचर्स को इंक्लूड होती हैं। इट प्लेज़ अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या आपने इक्विटी ज़्यादा रखनी है या डेट इक्वल रखना है। रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस इज़ वेरी लिमिटेड। इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब आगे फिर ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी बता रहा है, आप इसको छोड़ दें। ठीक है, ये इक्विटी हमने अच्छा इक्विटी वालों की थोड़ी-सी खूबी हम पढ़ लेते हैं कि जिनको हम शेयर जारी करते हैं, उनको क्या होता है भई इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं, कॉमन शेयर भी कहते हैं। व्हिच मीन्स अदर देन प्रेफ़रेंस शेयर, इसमें प्रेफ़रेंस शेयर नहीं होते, इनको सबसे आखिर पे जो है वो पैसा दिया जाता है कारोबार में। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी।
जो कंपनी के असल मालिक होते हैं वो यही लोग होते हैं। दे हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की मैनेजमेंट को कंट्रोल इसलिए करते हैं कि जब भी साल के बाद इलेक्शन आते हैं, ये वोट देते हैं और वोटों के ज़रिए जो है मैनेजमेंट सेलेक्ट होती है। इक्विटी शेयर होल्डर आर एलिजिबल टू गेट डिविडेंड इफ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ये क्या है, इनको डिविडेंड भी मिलता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की लाइफ टाइम में ये कभी भी वापस नहीं होते। लाइबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज द वैल्यू ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है। तो अभी कल डिविडेंड जो है एक कंपनी हब हब पावर ने अनाउंस किया है। कल थी डेट इसकी 18 मार्च को। मतलब कि मतलब मेरा भी डिविडेंड आया, अच्छा खासा अमाउंट में आया है। तो ये कंपनीज़ जो है वो डिविडेंड पर शेयर अनाउंस करती रहती हैं। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी जो है वो अर्निंग आ सकती है। ठीक है। फीचर्स क्या होती हैं इक्विटी शेयर की? कि ये मैच्योरिटी ऑफ द शेयर, इक्विटी शेयर हैव परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। तो परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल कौन-सी होती है? इक्विटी की होती है, व्हिच हैज़ नो मैच्योरिटी पीरियड, जिसका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। इट कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। ये कंपनी अपनी लाइफ में वापस नहीं ले सकती। लेकिन एक लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक में होता है कि कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ वापस बाय बैक कर लेती है। दोबारा से कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ वापस खरीद लेती है। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी स्टॉक या बाय बैक कहा जाता है। फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका रेज़िडुअल क्लेम होता है आपकी इनकम के ऊपर कि जो आप कमा रहे हैं, आखिर पे जितना प्रॉफ़िट होगा, वो उनका होगा। इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गेट इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफर्ड शेयर होल्डर। सबसे पहले प्रॉफ़िट में से जो है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद जो है ये कॉमन वालों का हिस्सा आता है। अर्निंग और द इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर इज़ इक्वल टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये वही बात है। फिर इनके जो भी आपके असासी कारोबार के बाद जाते हैं, उसके ऊपर इनका क्लेम होता है। ये आपकी कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये वोट्स देते हैं जी, वोट के थ्रू आपकी जो है कंपनीज़ के लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। फिर वोटिंग राइट्स में अगर कोई बंदा खुद नहीं जा सकता, तो वो प्रॉक्सी नॉमिनेट कर सकता है कि मेरी जगह पे ये बंदे जो हैं वोट दे सकते हैं। आजकल तो हम ये ऑनलाइन, क्योंकि जब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हुई है, अभी पिछले दिनों वोटिंग राइट्स की ईमेल मुझे आई थी कोसम, कोई नूर स्पिनिंग मिल है उसकी, तो हमने वोट दिया उसको। घर बैठे-बैठे आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है? कि आप फलाँ टाइम से फलाँ टाइम तक आप वोट कास्ट कर सकते हैं। आपका बाकायदा तौर पे आपको जनरेट करके दिया जाता है, लॉगिन आपका पासवर्ड होता है, ठीक है? प्रीएम्प्टिव राइट्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रीएम्प्टिव राइट्स, द प्रीएम्प्टिव राइट्स इज़ अ लीगल राइट ऑफ द एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर। प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है? ये लीगल राइट्स हैं जो आपके पहले से हिस्सेदार हैं। इट इज़ अटेस्टेड बाय द कंपनी इन द फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी टू परचेज़ एडिशनल इक्विटी शेयर इन प्रोपोर्शन टू देयर करंट होल्डिंग कैपेसिटी के मुताबिक। फिर मैंने आपको वो राइट शेयर भी बताए थे कि ऐसे शेयर होते हैं जो कंपनी अपने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जारी करती है। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? कि एवरी शेयर होल्डर हैज़ ओनली लिमिटेड लायबिलिटी टू द वैल्यू ऑफ शेयर दे परचेज़। कि जितने शेयर वो परचेज़ करता है उसकी इतनी ही लायबिलिटी है। अगर मैंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, तो अगर जंग हो, कंपनी को नुकसान हो, कंपनी डूब जाए, मेरे कितने पैसे डूबेंगे? सिर्फ़ 10 लाख डूबेगा। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी, ठीक है? अब पेपर में एक एमसीक्यू आता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? तो ये लिमिटेड बाय शेयर है। ये मैं आपको पास्ट पेपर का एमसीक्यू भी बता रहा हूँ। ऐसे एमसीक्यू भी आते हैं। तो हम मुकम्मल अपनी जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इफ द शेयर होल्डर्स आर हैविंग फुली पेड अप शेयर, बस इसमें नीचे एग्ज़ाम्पल दी है कि किसी के अगर 10 किसी के पास अगर ₹10 का शेयर है, 100 शेयर हैं, तो 1000 उसके पास टोटल वैल्यू होगी, ठीक है। एडवांटेज क्या है जी? इक्विटी के ये परमानेंट फाइनेंस, आपको वापस नहीं देना, वोटिंग राइट्स होते हैं, कोई डिविडेंड आपने प्रॉमिस नहीं किया हुआ, ठीक है। लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी वांट्स टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ कंपनी, तो वो और शेयर जारी कर देती है, रिटेन्ड अर्निंग। डिसएडवांटेज क्या होता है? कि इररिडीमेबल होते हैं, कि ये शेयर जो है कभी भी वापस अपनी लाइफ में नहीं होते। इट इज़ मोस्ट डेंजरस थिंग ऑफ ओवर कैपिटलाइज़ेशन।
तो ओवर कैपिटलाइज़ेशन का मतलब है कि आपने अगर ज़्यादा सरमाया ले लिया है, शेयर जारी कर लिए हैं, तो वापसी तो आपने करना ही कोई नहीं है। ऑब्स्टेकल इन मैनेजमेंट, अगर किसी ने आपकी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लिए, तो वो वोटिंग के ज़रिए जब भी कोई फ़ैसला करना हो, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करेगी। इक्विटी शेयर होल्डर कैन पुट ऑब्स्टेकल इन मैनेजमेंट बाय मैनिपुलेटिंग या ऑर्गनाइजिंग देमसेल्फ बिकॉज़ दे हैव द पावर टू डिसाइड, ठीक? Leads to speculation. Equity share dealing in share market led to speculation during prosperous period. अब आप देख लो, ये मैं आपको अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ले चलता हूँ, तो अब जैसे ही अब देखो पिछले 2 साल के अंदर हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 42,000 से लेके 1,90,000 तक पहुँची है, ठीक है? ये अगर आपके मैं सामने थोड़ा-सा इसका भी इंटरेस्ट मैं आपका पैदा करूँ, तो आप लोग जानते हैं, हाँ, यहाँ पे हुआ करती थी मार्केट 42-43 हज़ार रुपए। ये अक्टूबर 2023 की बात है। फिर जब से ये उठना शुरू हुई है, ऐसे माशाल्लाह से जा रही है, ठीक है? फिर तो ये अब ईरान की जंग आई, 1,91,000 तक गई थी, अब ये फिर डाउन होके ऊपर उठने की तैयारी में है, ठीक है? तो ऐसे ही हर एक कंपनी का जो है, शेयर जो है, वो भी ऐसे ही है, स्पेकुलेशंस के ऊपर। स्पेकुलेशन का मतलब यही है कि अगर मार्केट के हालात अच्छे हुए, तो अब यही शेयर जो ₹84 का था, कब जुलाई 2023 में, जबकि 2020 में ये ₹40 का था, और यही ₹40 वाला शेयर देखो 500 साढ़े 500 तक गया हुआ है, 520 तक गया है। मतलब कि 5 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट 10 गुना, ₹40 वाला शेयर आपका 519 तक गया है, बल्कि 12 टाइम आपका शेयर हुआ है, ठीक है? ओवर वैल्यू हुआ है। ठीक है, लिमिटेड इनकम टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर हू डिज़ायर टू इन्वेस्ट इन सेफ सिक्योरिटीज़ विद अ फिक्स्ड इनकम, उनके लिए कोई अट्रैक्टिव नहीं होता। अब आप लोग अगर बैंकों में रखवाते हैं पैसे, आपको साल के बाद लाख रुपए के ऊपर कोई आजकल 800-900 रुपया मिल रहा है, 8-9 हज़ार मिल रहा है, सॉरी। मंथली आपका 700-800 रुपया बनता है। जबकि यहाँ पे एक आपको बताया 5 सालों में आपके 12 गुना, ठीक है? जिसका फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख था, उसका 50 लाख बन गया है, ठीक है? ये शेयर आप देख सकते हैं, मैं आपके साथ मतलब वो वाली बात नहीं कर रहा। ये लोड होता है ना, यहाँ पे ये देखो 2020 में ये शेयर कितने का था, कुछ 60-65 रुपए का था। उससे पीछे भी अगर आप थोड़ा-सा नीचे आओ तो ये 40 रुपए के करीब था, ये देख रहे हो? जी, 27-25 रुपए का था 2016 में। तो मतलब अगर 25 रुपए का हो और आज देखो 500 उसने क्रॉस कर लिया है, तो 20 गुना ये बढ़ा है, ठीक है? 2010 सालों में 20 गुना। तो ये इसमें पावर होती है, ठीक है। प्रेफ़रेंस शेयर हमने बात की थी कि ये वो लोग होते हैं जिनको प्रेफ़रेंस दी जाती है कॉमन स्टॉक के ऊपर, ठीक है। पार्ट ऑफ सिक्योरिटी द पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ आर कॉल्ड प्रेफ़रेंस शेयर, इट इज़ द शेयर व्हिच हैव पोटेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड, इनको डिविडेंड भी मिलता है फिक्स रेट से, पहले इनको बता दिया जाता है, एंड गेट बैक इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। फिर इनको ये भी प्रॉमिस किया जाता है कि जब हम कंपनी को वाइंड अप करेंगे तो सबसे पहले आपके पैसे देंगे। अब इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमने पहले लेक्चरों में इसको बड़ी डिटेल से देख लिया था। कम्यूलेटिव प्रेफ़रेंस शेयर क्या होते हैं, नॉन कम्यूलेटिव क्या होते हैं, ठीक है? ये हमने पहले देख लिया था। कम्यूलेटिव में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको 1 साल डिविडेंड नहीं मिला, तो अगले साल आपको पिछले साल का भी मिलेगा, मौजूदा साल का भी मिलेगा। अगर 2024 में आपको नहीं मिला, 2025-26 आ गया तो आपको पिछले तीनों सालों का मिल जाएगा। जबकि नॉन कम्यूलेटिव में अगर पिछला नहीं मिला तो वो बात भूल जाओ। रिडीमेबल ये होते हैं कि जब दिल करे आप इनको वापस दे सकते हो। हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, आप उसे एक फिक्स पीरियड के बाद जो है वापस दे देते हैं। ठीक है? तो फिक्स पीरियड के बाद आपके शेयर वो वापस भी हो सकते हैं। फिर इसमें कन्वर्जन की भी फीचर होती है कि आप शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो अपने कॉमन स्टॉक में। तो ये मैं हबको की बात कर रहा था, ये उसने डिविडेंड अनाउंस किया 9 मार्च को, ठीक है? 50% डिविडेंड उसने दिया है। 50% अपनी फेस वैल्यू पे दी है, ठीक है? फेस वैल्यू का मतलब अगर ₹10 का शेयर था तो ₹5 फी शेयर दिए। फिर इररिडीमेबल होते हैं जो कभी भी वापस नहीं होते। पार्टिसिपेटिंग प्रेफ़रेंस शेयर होते हैं जो राइट होता है उनके पास टू पार्टिसिपेट एक्स्ट्रा प्रॉफ़िट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इक्विटी शेयर, ठीक है? ये भी कुछ अट्रैक्शन बनाई हुई है इन्होंने। कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। फिर कन्वर्टेबल भी होते हैं, मैंने आपको बताया था आप उनको इक्विटी में चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो फीचर इसकी क्या होती है कि लेकिन ये याद रखना कि ये वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं होते, ये वोट नहीं दे सकते।
ठीक है? इसके वो आप पढ़ लेना बुक में आपके साथ शेयर कर दूँगा क्योंकि ये चीज़ें साल से पहले हमने तय की हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक एक्सपेंसिव सोर्स है कंपनी के लिए और लोगों को फिर ये वोटिंग राइट इसमें नहीं मिलते। इसको हम हाइब्रिड सिक्योरिटी भी बोलते हैं, ठीक है? फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी होती है, उनको मिलना ही मिलना होता है, तो ये कंपनी के ऊपर एक बर्डन बन जाता है, ठीक है? टैक्स के हवाले से देखा जाए तो इनके ऊपर डबल टैक्स होता है। फिर आपके पास डेफर्ड शेयर्स आ जाते हैं। डेफर्ड शेयर आर आल्सो कॉल्ड फाउंडर शेयर बिकॉज़ दीज़ शेयर्स आर नॉर्मली इश्यूड टू फाउंडर्स। जो कंपनी के फाउंडर होते हैं, उनको जो शेयर जारी किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डेफर्ड शेयर। शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस राइट टू गेट डिविडेंड बिफोर द प्रेफर्ड स्टॉक और इक्विटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज़ एक्ट यहाँ पे आपके पास कंपनी एक्ट आ गया पाकिस्तान में जो है 1956। नो पब्लिक कंपनी और व्हिच इज़ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी कैन इश्यू डेफर्ड शेयर लोगों को जारी नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपको फाउंडर्स को जारी किए जाते हैं, छोटी-छोटी डिनोमिनेशन के होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को। नो पार शेयर क्या है? व्हेन शेयर आर हैविंग नो फेस वैल्यू उनको कहा जाता है कि नो पार शेयर वैल्यू। कंपनी इश्यू दिस काइंड ऑफ शेयर व्हिच इज़ डिवाइडेड इंटो नंबर ऑफ स्पेसिफिक शेयर, ठीक है? और नॉर्मली तौर पे पार वैल्यू होती है। अब ये डिबेंचर हमने यार पढ़ा है बड़ी दफ़ा इसको बड़ी डिटेल में हमने देखा था, इसकी टाइप्स भी देखी गई थी कि ये अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? इसकी टाइप्स देखी थी, अनसिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड होता है, रिडीमेबल, कन्वर्टेबल ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर हमने ज़ीरो कूपन बॉन्ड पढ़ा था, ये सारी चीज़ें हमने ना मैनेजरियल फाइनेंस में डिटेल से पढ़ी हुई हैं, ठीक है? तो इसमें वोटिंग राइट नहीं होता, एडवांटेज क्या होते हैं, इसमें प्रोटेक्शन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है आपका, ठीक है? फिर आपके पास इंटरनल फाइनेंस के भी कुछ ज़रिए होते हैं। अब जिन्होंने वो पहले पढ़ा हुआ है मैं उनके लिए ये स्किप करा रहा हूँ ताकि वो ये ना कहें कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या रिपिटिशन हो रही है। कंपनी कैन मोबिलाइज़ फाइनेंस थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंसेस के थ्रू भी ले सकते हो। A new company may not raise capital और एंड दे कैन रेज़ फाइनेंस ओनली एक्सटर्नल सोर्सेज़ जैसा कि शेयर, डिबेंचर जारी करके लोगों से पैसा लिया जाएगा। ठीक है, न्यू कंपनी जो है वो खुद से तो उसका प्रॉफ़िट नहीं ना होता। इंटरनल फाइनेंस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइनेंस ठीक है। तो इंटरनल फाइनेंस की जनाब 2 कैटेगरीज़ हैं, एक डेप्रिसिएशन फंड है, एक रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग मैंने आपको समझा दिया था कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफ़िट होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि ये मेजर पार्ट होते हैं व्हिच इज़ यूज्ड टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। डेप्रिसिएशन मीन डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ द एसेट जो वक़्त के साथ-साथ उसकी वैल्यू में कमी होती है, ऑब्सोलिसेंस है, ये भी हमने सारे देख ली थी चीज़ें। और अब डेप्रिसिएशन की टाइप्स कौन-सी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड मेथड्स कौन-से थे, डिक्लाइनिंग, डबल डिक्लाइनिंग मेथड हमने देखा था। फिर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के 3 मेथड नाम भी बताए थे कि स्ट्रेट लाइन का और क्या नाम होते हैं जी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। ऐसे पेपर में सिनोनिम भी पूछ लेते हैं, ठीक है? ऐसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। Purpose of depreciation is replacement of asset after a expired period. ठीक है। अब बताइए रिटेन्ड अर्निंग आर अनदर मेथड ऑफ इंटरनल सोर्स एक्चुअली इज नॉट अ मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस लेकिन ये आपका जो प्रॉफिट हमने ऊपर अभी बात की है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। ठीक है, आपका फ़ायदा ये होता है कि इंटरनल फाइनेंस का आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने होते। आपका कोई ऊपर आपके एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या होता है कि आप मिसयूज़ कर सकें, मोनोपोलीज़ है टैक्स से बचने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है? ये तमाम मामलात आ सकते हैं। तो बस ये ठीक है, इसको देखना है तो देख लो, नहीं तो कोई नहीं मसला। कमर्शियल बैंक आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, डेवलपमेंट बैंक आपको डायरेक्ट फाइनेंस करते हैं आपके कारोबार में, बाज़ दफ़ा वो इनडायरेक्टली देख रहे होते हैं। स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन आपके डोमेस्टिक या फ़ॉरेन तमाम इसमें आ जाते हैं, ठीक है? तो अच्छा फिर शॉर्ट टर्म लोन, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट हमने शुरू में ही देख लिया था। ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि आपकी कवर करूँ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि दैट इज़ कैपिटलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जो लोग सीरियस हैं सिर्फ़ वही राब्ता करें स्टूडेंट्स से अगर आपने जॉइन करना है हमारा प्रोग्राम। क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा होता हूँ ज़्यादातर मोबाइल से आजकल मैं दूर रह रहा हूँ। अगर आप एक दफ़ा एनरोलमेंट करवा लेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ऐड कर दूँगा। वहाँ पे हमारी डिस्कशन चलती रहती है, ठीक है? तो क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाना भी है, लेक्चर्स भी मैंने ही रिकॉर्ड करने हैं, तो टाइम काफ़ी यहाँ पे भी स्पेंड हो जाता है। ठीक है जी।
आप देख लें डेमो लेक्चर अगर सैटिस्फाइड हुए तो हमें जॉइन कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह